सबसे बड़ी बात, हम कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों सीख रहे हैं? अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस करने के लिए। एब्सोल्युटली। लेकिन हमारी पर्सनालिटी कहाँ से शुरू होती है? फ्रॉम द डे वी आर बॉर्न, वहाँ से हमारी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। कुछ हाउस होल्ड्स में अगर आप बच्चों को स्नब करते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस का माहौल देते हो, तो क्या होता है, बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप उस तरीके से नहीं हो पाती, बच्चा श्रिंक हो जाता है, अपने आप को एक्सप्रेस करना बंद कर देता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स गो डाउन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना वर्बल, एंड इन फैक्ट बहुत बार नॉन वर्बल आपके बारे में ज़्यादा बताता है देन वर्बल। आपका बच्चा चाहे बोर्डिंग स्कूल में पढ़े, चाहे आपके साथ पढ़े, चाहे आपके साथ कम टाइम स्पेंड करे, चाहे ज़्यादा स्पेंड करे, एक घर में बच्चे जो होते हैं अपने पेरेंट्स की रिफ्लेक्शन होते हैं। आप किसी भी कपल को उठाकर देख लीजिए। आपने कई बार सोचा होगा कि अपनी पर्सनालिटी में आप ऐसा क्या चेंज लाएं कि सामने वाला आपको देखते ही इम्प्रेस हो जाए, या जब आप जॉब इंटरव्यूज़ में जाते हैं या अक्सर किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी पर्सनालिटी में कुछ ऐसे चेंजेस करते हैं कि सामने वाले को इंस्टेंटली उसी समय आप पसंद आ जाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब आप अपनी पर्सनालिटी पे काम कर रहे होते हैं या जिस तरह से आप बिहेव कर रहे होते हैं, जो आपके तौर तरीके होते हैं, बैठना, उठना, चलना, बात करना, इन सब में जुड़ा होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही अहम रोल यहाँ पर प्ले करता है, क्योंकि जो भी चीज़ें बचपन से, आपके चाइल्डहुड से आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाली जाती हैं, बेशक वो आपके पेरेंट्स के थ्रू हों या आपके दोस्तों के थ्रू हों, वो सभी कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को बनाने में बहुत ही अहम किरदार निभाती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, एटिकेट्स, मैनर्स, ये सारे सबकॉन्शियस माइंड से किस तरह से जुड़े हुए हैं, इनका कनेक्शन क्या है। आज इन सभी पर बात होने वाली है और बहुत ही डीपली हम बात करेंगे। थोड़े से हम पेरेंटिंग पॉइंट्स भी यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करने वाले हैं, क्योंकि आजकल जिस तरह का माहौल है, जो यंगस्टर्स हैं, जो जेन ज़ी जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिटैच्ड फील करती है अपने पेरेंट्स से, अपने पीयर्स से, अपने दोस्तों से। उन पर आज बात होने वाली है और काफ़ी डिटेल्ड कन्वर्सेशन ये होने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पर्सनल डेवलपमेंट कोच मानिक कौर जी। हेलो मानिक मैम, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू सो मच इशिका, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। सेम है मैम, मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ पर हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को अभी उसके लिए इतना एक्सप्लोजर मिला नहीं है। दे डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट सबकॉन्शियस माइंड इज़, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू बिल्ड योर कम्युनिकेशन स्किल्स, एटिकेट्स कैसे बिल्डअप करने होते हैं, और इसके लिए यू आर द बेस्ट पर्सन टू आंसर। तो सबसे पहले मैम मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि जब हम सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, व्हाट आई बिलीव इज़ कि सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी बिल्डिंग में बहुत काम करता है। क्योंकि बचपन से जब आपकी चीज़ें दिमाग में डाली जाती हैं एज अ चाइल्ड, आप चीज़ें नोटिस कर रहे हो अपनी फैमिली में, अपनी सराउंडिंग्स में, तो मुझे दोनों का कनेक्शन जानना है। जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स, एटिकेट्स, मैनर्स की बात करते हैं और एक सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, दोनों कनेक्टेड कैसे हैं? इट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। एक्चुअली इट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, और बहुत कम लोग इतनी गहराई में जाते भी हैं। बस हमें बताया जाता है कि आपको भी कम्युनिकेशन स्किल्स इनके डेवलप करने हैं, इनको ये 10 पॉइंट्स दे दो। यू नो, दिस इज़ बेसिकली व्हाट पीपल थिंक कि 10 पॉइंट्स रट लिए, उनको समझ लिया और हमने उसको एग्जीक्यूट कर दिया और आप में परफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स आ गए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं ये जो डीप रूटेड सबकॉन्शियस माइंड होता है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपके सबकॉन्शियस के अंदर इसका सीड ठीक से है, मतलब इसका बीज सही जगह पे है या सही तरीके से बोया हुआ है, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे से निकल कर आते हैं, डिपेंडिंग ऑन अंदर बीज क्या है। अगर वो बीज कहीं ना कहीं फ्लॉड है, जैसे कि आपने कहा चाइल्डहुड से हमें क्या सिखाया जाता है,
कम्युनिकेशन के मामले में या एज अ पर्सन हमारी पर्सनालिटी, सबसे बड़ी बात हम कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों सीख रहे हैं? अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस करने के लिए। एब्सोल्युटली। लेकिन हमारी पर्सनालिटी कहाँ से शुरू होती है? फ्रॉम द डे वी आर बॉर्न, वहाँ से हमारी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, बचपन से। सो आप बहुत बार देखेंगे कि काफ़ी लोग, सक्सेसफुल लोगों का चाइल्डहुड बहुत स्ट्रॉन्ग था, उनके चाइल्डहुड ट्रॉमास कम थे, या उनको चाइल्डहुड में जो अपब्रिंगिंग दी गई थी बहुत सही वैल्यूज़ के साथ दी गई थी, तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स आर ऑन पॉइंट, उनकी पर्सनालिटी इज़ ऑन पॉइंट, दे आर प्लीजिंग पीपल, दे हैव, आपकी पूरी पर्सनालिटी एक अलग तरीके से निकल कर आती है जी, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है उसके बेसिस पर। ओके। और वो सबकॉन्शियस माइंड कहाँ से बनता है? हम अपने घर में क्या सीख रहे हैं, हमें क्या सिखाया जाता है हमारे कल्चर के बेसिस पर। जैसे कि हम इंडियंस हैं, हमारे कल्चर में बहुत ज़रूरी है बड़ों की इज़्ज़त करना। और डे वन से जब बच्चा छोटा सा होता है हमें सिखाया जाता है आप हाथ जोड़ के नमस्ते कीजिए, या हमारे घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो अतिथि देवो भव जैसे हमारे कल्चर में है। तो हम जब बड़े भी हो जाते हैं तो हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो हमें एक रिस्पेक्ट करना आता है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कल्चर्स जहाँ पे गेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई ऐसे ड्रॉप इन नहीं कर सकता घर में। वहाँ पे टाइम लेना पड़ता है कि हम किस वक्त आएँ, या फैमिली में और इंडिया में इट्स लाइक कोई आ रहा है तो उसे आप क्या खाओगे, आप क्या लोगे, आते आप बैठो बैठो, आप इतनी जल्दी कैसे जा सकते? रोका जाता है, रोका जाता है। आप किसी को, और आपने कोई एटिकेट कोच हायर नहीं किया, लेकिन आपको बचपन से ये आपके माइंड में डाल दिया जाता है। ट्रू। बेसिक मैनर्स, बेसिक एटिकेट, बेसिक चीज़ें, आपने कैसे उठना है, कैसे बैठना है, हमारे कल्चर के हिसाब से हर चीज़ सिखाई जाती है। तो वो आपके सबकॉन्शियस में डेवलप होती रहती है। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स भी उसी का एक पार्ट है। आपने लोगों से कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे अच्छा, उसमें एक और चीज़ आती है कि आपको आपके बारे में सबकॉन्शियसली क्या बताया जा रहा है। जैसे कि अगर आप हेल्दी और कॉन्फिडेंट बच्चों को रेज करना चाहते हो तो आप बच्चों को बचपन से इंकरेज करते हो, हर चीज़ के लिए इंकरेजमेंट दी जाती है। कुछ हाउस होल्ड्स में अगर आप बच्चों को स्नब करते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस का माहौल देते हो, तो क्या होता है, बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप उस तरीके से नहीं हो पाती, बच्चा श्रिंक हो जाता है, अपने आप को एक्सप्रेस करना बंद कर देता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स गो डाउन। यस, यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ। एक डाउट, मतलब एबिलिटीज होने के बाद भी वो परफॉर्म नहीं कर पाता। आपके कम्युनिकेशन, आप अपने आप को दूसरों से काटना शुरू हो जाते हो, रिजर्व रहना शुरू हो जाते हो, सेल्फ डाउट आ जाता है, आपको बताया जाता है कि तुम ऐसे हो। फॉर एग्जाम्पल इशिका, मुझे बहुत बार ऐसे मैं सेमिनार्स में जाती हूँ या जहाँ पे बच्चों को और पेरेंट्स को बुलाया जाता है, और बहुत बार पेरेंट्स बच्चों के साथ आए होते हैं और मुझे बोलते हैं मैम हमारे बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल, आप उसको हेल्प कीजिए कॉन्फिडेंस के लिए। एंड जब मैं बच्चे की तरफ देख के स्माइल करती हूँ तो मैं सिर्फ एक बात उन पेरेंट्स से बोलती हूँ कि पहली बात तो ये है, आप अपने बच्चे के माइंड में ये क्यों डाल रहे हो कि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। एंड मोर ओवर आप थर्ड पर्सन के सामने वो चीज़ बोल रहे हो। हाँ, वो भी चाहे वो मेरे साथ एज एन एक्सपर्ट बात करेंगे कि आप उनको दे वॉन्ट माई हेल्प, लेकिन आप बच्चे को और उसको बिलीव करा रहे हो कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर बच्चा मुझसे कम्युनिकेट करना चाहेगा भी या किसी से कम्युनिकेट करना चाहेगा भी तो उसके सबकॉन्शियस में ये है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मैं तो कॉन्फिडेंट ही नहीं हूँ। अगर मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। और बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को, डॉटर्स को बोल देते हैं कि तुम मोटी हो, तुम पतली हो, बहुत बॉडी शेमिंग, या आपका कम्प्लेक्शन ऐसा है, या आपकी हाइट ऐसी है। उससे क्या होता है, अगेन सेल्फ डाउट, अगेन यू स्टार्ट होल्डिंग योर सेल्फ बैक। ऑफ कोर्स आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी कहीं ना कहीं क्या एकदम डायरेक्टली अफेक्ट होंगे। राइट। तो इनका बहुत एक सबकॉन्शियस माइंड का और कम्युनिकेशन स्किल्स गो हैंड इन हैंड, बहुत सॉलिड कनेक्शन है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें बताया जाता है, हम खुद उसको बिलीव करने लग जाते हैं। जी।
हमें पहले बताया जाता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इकट्ठा होता रहता है और वो फिर हम अपने आप को बिलीव करने लग जाते हैं यस एंड फिर वो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स में रिफ्लेक्ट करने लग जाता है. इट्स अ चेन रिएक्शन. यस इसीलिए मैंने अभी भी बात की इस बारे में दैट बहुत से लोगों को जब कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है स्पेशली इन इंडिया, वो ब्रश ऑफ कर देते हैं कॉम्प्लीमेंट को. अगर मैं बोलूँगी आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आप बहुत प्यारे लग रहे हो, तो बहुत से लोग ये बोलेंगे आपकी ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है. तो ये ड्रेस, ये तो बहुत पुरानी ड्रेस है. रियली मतलब मैं अच्छी लग रही हूँ? अच्छा रहने दो, अब इतनी भी अच्छी नहीं लग. हाँ. अब ये सब चीज़ें क्यों आ जाती हैं? हम एक कॉम्प्लीमेंट तक एक्सेप्ट नहीं कर पाते बिकॉज हमारे सबकॉन्शियस में ये है कि आई एम नॉट दैट गुड, आई एम नॉट गुड इनफ. यस एंड लुक एट द वे आई एम कम्युनिकेटिंग. आगे से मैं कैसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, और सिंपल बोलना था थैंक यू. या तो ये चीज़ बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन आपने पूछा, और मैं सोचती हूँ कि स्टार्ट वहीं से होता है. कम्युनिकेशन स्किल्स वहीं से स्टार्ट होती हैं, कॉन्फिडेंस लेवल से. और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही डेवलप होता है. यू नो इट कैन मेक और ब्रेक. मैम कहीं ना कहीं वो फिर बॉडी लैंग्वेज पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता होगा, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं उसी तरीके से आपकी बॉडी जो है वो एक्शन करती है, रिएक्ट करती है. तो कहीं ना कहीं वो भी रिफ्लेक्ट करता है. हाँ जी बिल्कुल. कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं? वर्बल एंड नॉन वर्बल. जब हम वर्बल की बात करें तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दिए कि हम नहीं कहते हैं हर चीज़ के लिए, नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं है, या अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में आप कम बोलते हैं. वर्बल में हम कम बोलना पसंद करेंगे अगर हमें अपने ऊपर सेल्फ डाउट होगा तो. लेकिन जब हम नॉन वर्बल की बात करते हैं, बॉडी लैंग्वेज में हम क्लोज्ड रहते हैं. आप देखिए, अगर मैं अभी ऐसे बैठी हूँ और अगर मैं अभी ऐसे बैठी हूँ तो ये कम्युनिकेट कर रही हूँ मैं अपनी बॉडी से. कोई भी इंसान मुझे दूर से भी देखेगा तो कहेगा कि शी इज़ नॉट अ कॉन्फिडेंट पर्सन, और आई एम लुकिंग, या आई एम नर्वस, आई एम लुकिंग नर्वस, आई एम लुकिंग, यस एग्जैक्टली, नॉट कॉन्फिडेंट. या मैं अपने पैर को हिला रही हूँ, या बहुत से लोगों की आदत होती है ऐसे ऐसे अपने टांग को हिलाना या ऐसे करना. ये सब कम्युनिकेशन स्किल्स में ही आता है, और आपकी कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है ये. इवन आई कांटेक्ट आल्सो. जी, मैं आई कांटेक्ट नहीं बनाऊंगी. मैं हमेशा, जैसे कहते हैं आंख चुराना, आप मतलब नर्वस फील करना, इधर उधर देखना, आप स्माइल ना करना एकदम से, ये सब बहुत नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना वर्बल. एंड इन फैक्ट बहुत बार नॉन वर्बल आपके बारे में ज़्यादा बताता है देन वर्बल. यस. एंड ये बात मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ कि अगर आज किसी ने इंटरव्यू के लिए जाना है जॉब की, तो सभी लोग क्लोन्स हैं. सबको पता है कि ये 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जॉब इंटरव्यू में. ठीक है. व्हाट एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है सबसे, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ. और बड़े ही क्लीशे क्वेश्चंस होते हैं, और उन सब का आंसर गूगल पे भी है, विकीपीडिया पे भी है, एंड मे बी अब तो चैट जीपीटी पे भी है. और वही सब लोग पढ़ के जाएंगे ज़्यादातर. थोड़ा बहुत अपने हिसाब से हम उसको ट्वीक कर कर सभी लोग वही आंसर्स देंगे. लेकिन देन पीपल हु आर हायरिंग, जो हायरिंग मैनेजर्स हैं, वो कैसे डिसाइड करेंगे? अब आज के ज़माने में अच्छा ड्रेसिंग भी ऑन पॉइंट हो जाता है, क्योंकि सबको पता है हमने ये फॉर्मल अटायर पहनना है इंटरव्यू के लिए, ऑब्वियसली जीन्स में तो नहीं जाना. सबको पता है ड्रेस कोड क्या है, सबको पता है ऐसे तैयार होना है. इन आंसर्स का आजकल सभी प्रिपेयर करके चले जाते हैं. तो हाउ विल वन डिस्टिंग्विश कि इनको लेना है या इनको लेना है या इनको लेना है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कम्स इनटू प्ले. ओके. बोलने में तो सब ठीक से बोल लेंगे, काफ़ी लोग जी आसपास होंगे, लेकिन नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज किसकी क्या है? आप कैसे बैठे हैं इंटरव्यू वेटिंग रूम में? आज के टाइम में वेटिंग रूम में भी कैमरास होते हैं, एंड आपके हायरिंग मैनेजर्स आपको वहाँ से ऑब्जर्व करते हैं. वहाँ से मॉनिटर होते हैं, देखते हैं कि इस इंसान की बॉडी लैंग्वेज क्या है. जब से आपने ऑफिस में एंटर करा होता है, तब से ही वो आपको शुरू हो जाता है आपका इंटरव्यू. एग्जैक्टली. सो
ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन पॉइंट है, आपको आपके बारे में रिफ्लेक्ट करता है, आपके बारे में नॉट सो ऑब्वियस साइंस आपके दिखने शुरू हो जाते हैं। आप सिर्फ बैठे हैं, एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी, आप आसपास अपनी एनर्जी से आसपास के लोगों को कैसा फील करवा रहे हैं, क्योंकि टीम वर्क भी बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल। एंड जब फॉरेन कंपनीज हायर करती हैं, दे सी आपकी मैनर्स कैसे हैं। अभी कोई पानी लेकर आया, आपने पानी लिया, कैसे लिया, क्या आपने उनको थैंक किया, छोटी छोटी चीज़ें। आपके बारे में, आप कैसे बैठे हैं, आप लेग्स खोल कर बैठे हैं, बंद करके बैठे हैं, सीधे बैठे हैं, टेढ़े बैठे हैं, लोगों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, अपने आसपास के लोगों के साथ। इन सिंपल थिंग लाइक एक मैगज़ीन पढ़ी है, आपने वो उठाई, आप किसी क्लिनिक में भी जाएं डॉक्टर्स के और सामने मैगज़ीन्स पढ़ी होती हैं, आपको सिर्फ ये देखकर कि लोग कैसे उसको उठाते हैं, कैसे उसको पढ़ते हैं, उस इंसान के बारे में बहुत कुछ बताता है। इट्स दैट इंटरेस्टिंग। अगर आप जोर जोर से ऐसे कर रहे हैं, बिकॉज इट्स नॉट योर प्रॉपर्टी, यू नॉट ट्रीटिंग इट वेल, और आपने उठाकर ऐसे फेंक दी, और एक इंसान, एक वो केयरलेसनेस वाली चीज आती है दिमाग में। एग्जैक्टली। सो दीज आर द थिंग्स जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके मैनरिज्म्स, आपके उठने बैठने का तरीका, आपका लहजा, आपका आसपास के लोगों से बात करने का तरीका। सो ये सब चीज़ें भी इतनी ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, और ये सब भी कम्युनिकेशन स्किल्स में ऐड करती हैं। मैम, आपने इतनी छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं कि इनको हम लिटरली नोटिस नहीं करते हैं जब हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं। जैसे आपने इंटरव्यू की बात की, सपोज़ अगर जॉब लग गई और आप डेली रूटीन में वहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पे शायद आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा, क्योंकि जो चीज़ें आपने वहाँ पे फीड कर रखी हैं ऑलरेडी, आप वैसे ही बिहेव करने लग जाएंगे कुछ दिनों बाद, वही आपकी पर्सनैलिटी में आ जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं उस पर काम करने की ज़रूरत है। ट्रू, दैट्स ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंड आपको मैं एक बात बताऊं, सबकॉन्शियस का तो बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन इसीलिए ना प्रैक्टिस करना, बेसिकली एक चीज़ को इतना प्रैक्टिस करना कि वो आपके सबकॉन्शियस लेवल तक पहुंच जाए, मतलब कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना। क्योंकि हम सिर्फ ये कह के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ नहीं धो सकते कि अरे अपने कंफर्ट जोन में तो हमें जो सबकॉन्शियस में है वैसे ही करना पड़ेगा। हमें बेटर भी तो बनना है। ट्रू। अपने ऊपर वर्क करना है, कैसे करेंगे। और आपको इट्स अ कम्पिटिटिव वर्ल्ड, नॉट जस्ट फॉर, आई थिंक सिर्फ इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग अ जॉब, बिकमिंग अ बेटर पर्सन। एंड जो जॉब मैं भी कर रही हूँ, जो आई एम एज अ कोच जस्ट टेलिंग पीपल दैट आई हेल्प यू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। Everyone's good, nobody is bad, everyone's got different circumstances, सब यूनिक हैं, सब में अपनी set of qualities हैं। People like me are just helping people become better versions of themselves. I'm also trying every single day to become better than yesterday. तो उसके लिए टेक्निक्स जो चाहिए होती हैं, वो हमें एज अ प्रोफेशनल थोड़ा ज़्यादा पता होता है, तो हम उस पर वर्क कर सकते हैं और हम लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक इवन इफ इट्स देयर समवेयर इन द सबकॉन्शियस, यू नॉट रेज्ड लाइक दैट, अगर आपको वैसा अपब्रिंगिंग नहीं भी मिला कोई बात नहीं, दैट इज़ वाई ट्रेनिंग्स होती हैं। और ट्रेनिंग्स में भी आप बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हमें आके कहते हैं कि आप एक दिन के लिए मत आइए, क्योंकि आप एक दिन के लिए आएंगे, आप एक दिन में आके सबको बताएंगे, कुछ ना कुछ लोग भूल जाएंगे। तो बहुत बार हम, जैसे स्कूल्स में मैं जाती हूँ, तो मैं वहाँ पे इन अ ईयर का प्रोग्राम होता है, 1 ईयर का प्रोग्राम होता है, तो हम एवरी वीक वंस अ वीक क्लास होती है या ट्वाइस अ वीक क्लास होती है। तो धीरे 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 इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग you subconsciously also. Then there is also one more thing, certain reward or punishment behaviors make a lot of difference. Like मेरे केस में जब I was a kid, तो मेरी, and in fact it's very interesting कि मैंने before I took this formal education of etiquette and training and all of that, मुझे बहुत कुछ पहले से पता था, क्योंकि मेरी दादी ने मुझे उस तरीके से पाला था। तो जब मैंने
एक्चुअली एजुकेशन ली तो मुझे लगा अरे ये तो मुझे पता है, ये सब चीजें तो मुझे हुआ है हाँ मेरे साथ हुआ है। और मैं वो इसलिए भी कर रही थी क्योंकि शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, very very strict. Okay. That she would check me and I used to not like it at that time, obviously. किसी को भी किसी भी बच्चे को पसंद नहीं आता है। पसंद, हाँ। और हम लोग जिस जनरेशन से हैं, आई थिंक मुझे तो ये लगता है कि हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को लगता था कि हम तो कुछ भी ठीक नहीं कर रहे। राइट, कि हर चीज मतलब सीधे खड़े हो जाओ, सीधे बैठ जाओ, मुंह बंद करके खाना खाओ, आवाज मत करो, इतना ज्यादा क्यों ले लिया एक बारी में, छोटी छोटी चीजें। और इतनी डांट पिटी है उन चीज़ों के लिए कि अब यू नो इस वजह से अब क्या होता है कि हम गलती से भी वो चीज़ नहीं करते। वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी में एक पॉजिटिव चेंज आ जाता है। तो वो एक पनिशमेंट के फॉर्म की वजह से, बिकॉज वी वर गिवन पनिशमेंट्स फॉर दैट, वी वर स्कोल्डेड, जैसे बहुत डांट पिटी, तो एक मन में डर आ जाता है उस चीज़ का करने कि वो रिपीट नहीं करना है। तो वो सबकॉन्शियस उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है, क्योंकि सबकॉन्शियस आपको रोकती है, क्योंकि आपको पता है, सबकॉन्शियस को पता है इस वजह से आपको डांट पिटेगी। तो आपका बिहेवियर उस तरीके से ठीक होता चला जाता है, या आपको उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे कि बच्चों को बोला जाता है कि घर में कोई आए तो उनको नमस्ते करो जी, और जब वो चले जाते हैं मेहमान के सामने, बहुत अच्छा, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे से बिहेव किया, अप्रिशिएट हो गया, प्रेज मिल गई, आपको एक रीइंफोर्समेंट मिल गई। तो ये सब चीज़ें आपके फिर सबकॉन्शियस में आती हैं, आपके बिहेवियर में आती हैं, एंड वो फिर आपका एक पैटर्न बन जाता है। मैम, बट जैसे आप यहाँ पे चाइल्डहुड का जिक्र कर रही हैं, मेरा एक सवाल आया है जो शायद बहुत सारे पेरेंट्स अभी कर रहे होंगे, इंटेंशनली शायद ना कर रहे हों, लेकिन वो चीज़ें देखी हैं, मैंने भी देखी हैं, और बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जिन्होंने देखी होंगी, कि जब हम बात करते हैं, जब घर में एक छोटा बच्चा है और पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि हम बच्चे के आगे आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे नहीं और कोई भी ऐसा नेगेटिव माहौल क्रिएट नहीं करेंगे, लेकिन वो चीज़ें होती हैं और उन चीज़ों के साथ बच्चे को ये सिखाया जाता है कि नहीं, लड़ना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। आप बच्चे के सामने कर कुछ रहे हो और उसको समझा कुछ और रहे हो, तब उस बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से बिल्डअप होता है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। इनफैक्ट यही चीज़ जब मैंने एटिकेट कोचिंग स्टार्ट की इंडिया में, आई वाज द फर्स्ट पर्सन एज एन एटिकेट कोच हु स्टार्टेड एटिकेट कोचिंग इन इंडिया। उस वक्त तक हमारे ऑफ कोर्स बहुत से सीनियर्स हैं इस फील्ड में जो इमेज कंसल्टेंसी में थे और पैजेंट ग्रूमिंग में थे, जैसे सबीरा मैम हो गए, बहुत से हमारे वेटरन्स, बहुत अच्छा काम उन्होंने ग्रूमिंग में किया है, और यू नो आई वुड से शेपिंग अप पीपल्स पर्सनैलिटीज़, वो सब किया उन्होंने। लेकिन एटिकेट एज अ वर्ड या एटिकेट की फॉर्मल कोचिंग नहीं थी तब तक। सिर्फ एटिकेट के बारे में अगर बात करें तो जब मैंने स्टार्ट किया, लोगों ने इनिशियली इसको अच्छे से नहीं लिया। आई वॉन्ट टू शेयर दिस, वाई, बिकॉज इट्स समथिंग वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ये चीज़ मुझे बहुत अफेक्ट किया इस चीज़ ने, क्योंकि मैं बहुत शॉक हो गई। मैंने बाहर से बहुत कुछ सीखा, अपनी सर्टिफिकेशंस कंप्लीट की, सोच के कि ये एक फील्ड है जो अभी एक्सप्लोर नहीं हुआ इंडिया में, तो क्यों ना लाया जाए। काफ़ी नया है। हाँ, जबकि हमारे लिए नया नहीं भी है, क्योंकि हमारे कल्चर में तहजीब शुरू से सिखाई जाती। हमारा जो इंडियन कल्चर है वो तहजीब और बहुत ज़्यादा अच्छे अपब्रिंगिंग के ऊपर बेस्ड है, अनलाइक वेस्टर्न कल्चर, फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स टाइम दे सकते हैं अपने बच्चों को, तो वो सब तो था, लेकिन एटिकेट एक्सेप्ट नहीं हुआ। और आपको मैं बता दूं कि ये जो कोर्सेज अब्रॉड होते हैं, ये लाखों रुपए खर्च करके वहाँ पे औरतें, लेडीज़ लेती हैं ये कोर्सेज टू मूव इन द हाई सोसाइटी और टू अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अप स्किल करने के लिए। वहाँ पे लाखों रुपए लोग खर्चते हैं और बहुत प्राउडली बताते हैं कि मैंने एटिकेट कोचिंग ली है, मुझे वाइन एटिकेट पता है, या मुझे टी एटिकेट पता है, या मुझे ये सब पता है, एंड एक बहुत स्टेटस सिंबल वाली बात होती है। लेकिन इंडिया में जब मैंने ये स्टार्ट करने की कोशिश की तो सब लेडीज़ ने या सब पेरेंट्स ने में से कोई आगे नहीं आया। इनफैक्ट सब ने कहा, अरे ये कौन होती है, हमें एटिकेट सिखाने वाली, हमें तो आता है, हमें सब कुछ आता है, लेकिन आप हमारे बच्चों को सिखा दो।
जो आपने क्वेश्चन किया ना जी, कि जी। बच्चे से तो एक्सपेक्ट करते हैं और वो खुद लड़ रहे हैं, लेकिन वो आगे से बच्चे को बोला नहीं लड़ना नहीं है या ऐसा नहीं Right. बनना है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि हर इंसान जिनसे भी मैंने बात की, सब ने कहा नहीं मुझे तो कोई बात नहीं, मुझे अब एटिकेट सीखने में कोई वो इंटरेस्ट नहीं है, आप बच्चों को सिखा दीजिए। अब बच्चे मेरे पास आए और मैं अगर उनको बोला कि आपने अपने घर के स्टाफ के साथ बहुत इज्जत से बात करनी है, आपने उनसे ऐसे मंगाना नहीं है कुछ, जी। आप पोलाइटली बात करेंगे, आप पोलाइटली ट्रीट करेंगे उनको। ड्राइवर भैया के साथ जा रहे हैं तो अच्छे से बात करेंगे। उनको मेड्स कहा जाता है, हाउस हेल्प को। हाउस हेल्प को, राइट। आप मेड नहीं कहोगे, आप ये नहीं बोलोगे कि हमारी मेड नहीं आई आज, हमारी दीदी नहीं आई, या हमारी आया दीदी नहीं आई, या जो भी आप कहना चाहें। इंसान को अच्छे से ट्रीट करना है, ऐसे नहीं बोलना है आपने। वो काम हेल्पर्स हैं, आपके सर्विस वर्कर्स हैं। तो उन बच्चों ने मुझे पलट के बोला हमारे मम्मी पापा तो ऐसे ही बोलते हैं। That's true. अब पेरेंट्स ने तो मेरे पास भेजा उनको, लेकिन पेरेंट्स तो वो रोल मॉडल नहीं कर रहे ना, तो अब वही प्रॉब्लम आती है। इसीलिए मैं पेरेंट्स को यही बोलती हूँ कि आप चाहते हो कि आपके बच्चे में सब मैनर्स हों, पर वो तो आप ही को देख रहे हैं, राइट। सबसे पहले वो मुझे क्यों सुनेंगे, और सबसे ज़्यादा आपके साथ रहते हैं। आपके साथ रहते हैं। एंड मैं आपको बता रही हूँ इशिका, ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपका बच्चा चाहे बोर्डिंग स्कूल में पढ़े, चाहे आपके साथ पढ़े, चाहे आपके साथ कम टाइम स्पेंड करे, चाहे ज़्यादा स्पेंड करे, एक घर में बच्चे जो होते हैं अपने पेरेंट्स की रिफ्लेक्शन होते हैं। आप किसी भी कपल को उठाकर देख लीजिए, अल्टीमेटली बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने माँ बाप की रिफ्लेक्शन होते हैं। वही तरीके अपनाते हैं, वही उठने बैठने का तरीका, वही स्टाइल अल्टीमेटली उनमें आ जाता है, चाहे वो बोर्डिंग में भी पढ़े हों। बहुत हद तक उनकी तौर तरीके अपने पेरेंट्स से मिलते हैं एक टाइम के बाद, या तो समटाइम्स इट्स नॉट वेरी क्लियर इन द बिगिनिंग, बट जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके अल्टीमेट सोच, माइंडसेट बहुत हद तक अपनी मदर या फादर पे होता है। मतलब वो वैसे ही बिहेव करने लग जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप किसी को भी देखिए, आप देखेंगे और ये कि अनइंटेंशनली होता है, क्योंकि अगेन सबकॉन्शियस, पावर ऑफ सबकॉन्शियस। ये सबकॉन्शियसली आप बहुत सारे सिग्नल्स पिक कर रहे होते हो जो आप ज़रूरी नहीं अभी यूज़ कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है। राइट। जब सिचुएशन आती है आप वैसे ही रिएक्ट करते हो। से एक कोई कम्युनिटी है, अगर उनका माइंड बिजनेस की तरफ बहुत अच्छे से चलता है, तो उनके बच्चों का भी माइंड बिजनेस की तरफ बहुत ओरिएंटेड फोकस होता है। आप किसी कम्युनिटी में देखेंगे कि जो वैल्यू सिस्टम होता है वो बहुत सिमिलर, उनके बच्चों में भी वही वैल्यू सिस्टम आता है। एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी, यस, how to spend it, attitude towards family. Yeah, there are communities where very close knit families, there are communities where the families are not so close knit. कई हमारी आई थिंक इंडिया में ऐसे बहुत कम्युनिटीज़ हैं जिनमें आपस में फैमिलीज बहुत ज़्यादा प्यार से रहती हैं, बड़ी फैमिलीज जी, एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिलीज का कल्चर होता है। yes. तो वही चीज़ बच्चों में आती है। और आप कई फैमिलीज़ में देखते हैं जहाँ पे अर्बन साइड पे आप देख लीजिए, या कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में देख लीजिए, बॉम्बे दिल्ली टाइप ऑफ सिटीज़ में देख लीजिए, बच्चों में वो वैल्यूज़ नहीं आती। सो इट्स I mean it's really related to what we are role modeling. Yes. So it's like that. मैं आपकी बात से agree करती हूँ। And हाँ, वो conflict, there is a conflict in your mind कि अब क्या करें, वो तो ऐसे कर रहे हैं, तो बच्चा confuse हो जाता है। जैसे आपने example दिया, बच्चा naturally confuse हो जाता है और करता वही है जो देखता है। क्योंकि preaching doesn't help. Yes. Preaching doesn't help. मैम, क्या सबकॉन्शियस माइंड को हम एक एज के बाद रीसेट कर सकते हैं? क्योंकि अगर बच्चा है तो उसको ऑब्वियस है कि समझ नहीं है कि वो क्या देख रहा है, और जो वो देख रहा है वही उसके सबकॉन्शियस में फीड होता जा रहा है। लेकिन आफ्टर अ एज
कहीं ना कहीं वो समझने लगता है चीज़ें कि क्या उसके लिए सही है, क्या गलत है, कैसे बिहेव करना है। तो क्या वो तब अपने सबकॉन्शियस को रीसेट कर सकता है? एंड वन मोर थिंग कि क्या कोई ऐसी स्पेसिफिक एज है जब एक फुल स्टॉप लग जाता है कि सबकॉन्शियस और डेटा नहीं ले सकता है, बस इतना ही है और इस एज तक, इस सर्टेन एज तक वो रुक जाएगा? आपका क्वेश्चन अबाउट रीसेटिंग योर सबकॉन्शियस, यस मैम। I would say yes, it's possible. It's 100% possible. And there are techniques, जैसे techniques है हमारे NLP के थ्रू, प्रॉपर टेक्निक्स हैं जहाँ पे हम सबकॉन्शियस लेवल पे काम कर सकते हैं. एंड इट्स ऑल अबाउट एक ही चीज़ को हम बार बार रिपीट जब करते हैं, लाइक अभी मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया आपको, किसी भी एक्शन को हम रिपीट कर करके, प्रैक्टिस कर करके उसको हम अपने सबकॉन्शियस लेवल तक लेके जा सकते हैं. एंड ऑल्सो जब हम NLP के थ्रू काउंसलिंग लेते हैं, बहुत सारे हमारे ट्रॉमास, चाइल्डहुड रिलेटेड इश्यूज, डिसऑर्डर्स, काफ़ी सारी चीज़ों को हम एड्रेस कर पाते हैं. और भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं आजकल जिनके थ्रू हम अपने सबकॉन्शियस को रीसेट कर सकते हैं. ओके. बाय डीलिंग विद दोज इश्यूज, देयर आर टू थिंग्स. या एक तो आपके जो ब्लॉक्स हैं सबकॉन्शियस में, उनको मेंटल ब्लॉक्स, ओके, अ लॉट ऑफ मेंटल ब्लॉक्स, लाइक तुम ऐसी ही हो, जो आपको ट्रिगर पॉइंट, ट्रिगर्स, या योर ट्रिगर्स, और आई वुड से हिंड्रेंसेस, जो आपको रुकावटें आपके दिमाग में आपको डाल रखी हैं, आपको बता रखा है कि तुम एक लूजर हो. जैसे अगर किसी बच्चे को हम लो कॉन्फिडेंस में रेज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक अच्छे खासे बच्चे को हम बार बार बोलते हैं कि तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम इससे ज़्यादा कर ही नहीं पाते हो, तुम्हारा कैलिबर ही नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा. जैसे एक बहुत एक फ्रेज है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तो हम उसको बिलीव करने लग जाते हैं कि हाँ मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मेरा है ही नहीं, ये मेरा फील्ड ही नहीं है. बार बार आपको बताया जाता है कि ये नहीं हो. अब वो क्या होता है, आपके एक बार सबकॉन्शियस में आ गया, अब उसको रीसेट करना बहुत ज़रूरी है अगर आपने आगे बढ़ना है. तो बहुत बार आप इसको कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन हाउ डीप रूटेड इट इज़ और वो चीज़ कितनी बढ़ चुकी है. इट्स लाइक कोई भी बीमारी है, जैसे एक छोटा सी चीज़ है अंदर जी, या बड़ी हो चुकी है या कितनी फैल चुकी है, और उसने उसको आपके माइंड को कितना ऑक्यूपाई कर लिया है, उस पे डिपेंड करता है. बट इसमें मैम शायद विलिंगनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. हाँ, विलिंगनेस है एंड आई थिंक बहुत लोग विलिंग भी होना चाहते हैं, प्रोवाइडेड वो किसी प्रोफेशनल के पास जाएं. और अगर आप प्रोफेशनल के पास नहीं भी जा सकते, क्योंकि बहुत कम लोग प्रोफेशनल्स के पास पहुंचते हैं, स्पेशली इंडिया में, अनलेस और अनटिल बहुत ही ज़रूरी है जी. इट्स लाइक nobody goes to a dentist in India. This is कहते हैं ना कि जब तक दांत में बहुत ही दर्द ना हो, मतलब you know how it is. तो ये एक माइंडसेट है जो हमें एड्रेस मतलब हमें करना ही होगा एड्रेस. अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की बात है, जबकि आजकल के ज़माने में लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए ओपन हो चुके हैं, स्टिग्मा हट चुका है, उसके बारे में जो एक टैबू था वो भी हट चुका है. लेकिन फिर भी अगर आप एक नॉर्मल इंसान की बात करें तो जो नहीं जाना चाहेगा साइकोलॉजिस्ट के पास इतना रेडीली, जब तक कोई बड़ा इशू ना लाइफ में आ रहा हो, तो उस वक्त क्या करें आप, रीसेट कैसे करें रीसेट? बस पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाएं, ये हम कर सकते हैं, ये हमारे बस में है, इतना हम कर सकते हैं. इतना हमने सिर्फ ये बोलना है कि अगर आपका थ्रू आउट थोड़ा नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड चलता है तो उसको आप बार बार इस तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करें, पॉजिटिविटी की तरफ, ताकि आपके सबकॉन्शियस में ये बात आनी शुरू हो जाए कि आई एम वर्दी ऑफ इट, आई एम गुड. जैसे एक आई एम नॉट गुड इनफ, मैं इतना मतलब बढ़िया इंसान नहीं हूँ, या मेरे में ये कमी है, ये कैलिबर नहीं है, उसको हम अपने आप को रोज़ सुबह बोलना शुरू करें, अरे वाह मैं तो बहुत ही रॉकिंग इंसान हूँ, मैं बहुत लकी हूँ. सबसे छोटी सी बात जो मैंने देखी है, ज़्यादातर लोग बोलते हैं मैं बहुत अनलकी हूँ, मेरा तो नंबर नहीं लगने वाला.
सबसे ज़्यादा मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि ज़्यादातर लोग जो मुझे मिलते हैं कि नहीं लेकिन मैं तो लकी नहीं हूँ ना, ये तो मतलब मेरे साथ तो नहीं हो सकता, सबके साथ हो जाएगा मेरे साथ नहीं होगा। सो जब यही एक छोटी सी चीज़ है पर ये सबकॉन्शियस से आती है। राइट। और जब हम अपने आप को, तो हम एक टेक्निक बताते हैं इसमें कि आप मिरर के आगे खड़े हो जाइए और बोलिए वाओ क्या बंदा है या क्या बंदी हूँ मैं। More like Anil Kapoor, right? Yeah, or I would just say, I'll tell you more like there was this movie where I think Tamasha, where Okay. रणबीर कपूर used to look at himself, अपने सामने रोज शीशे में अपने से बात करते थे, और बहुत लोग अपने से शीशे में बात भी करते हैं बाय द वे। और वो अपने आप को क्या कहते हैं, वो आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट करके जो भी सोचते हैं वो चीज़ आपके माइंड पे बहुत बहुत अफेक्ट करती है। जैसे कि आलिया भट्ट, आई थिंक अगर हम अब बॉलीवुड की बात कर ही रहे हैं तो आई रिमेम्बर मैंने एक इंटरव्यू में सुना आलिया भट्ट को कहते हुए कि मैं जो भी, वही पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, मुझे जो चाहिए होता है मैं अपने आप को मिरर में उसको देख के कहती हूँ, इनएक्ट करती हूँ उस चीज़ को। ओके। जैसे मुझे नेशनल अवार्ड के लिए आई थिंक उस दौरान जो इंटरव्यू आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि मैंने अपने आप को पहले ही देख लिया था कि मुझे नेशनल अवार्ड मिल रहा है और मैं वो रिसीव कर रही हूँ। और वो उस आपने प्रेजेंट में वो बिहेव किया कि यू ऑलरेडी हैव दैट। वो कहती मैं रोज शीशे के आगे, मिरर के आगे वो करती थी, क्योंकि अब नाउ हर सबकॉन्शियस इज गेटिंग ऑल दैट फीड व्हेन शी इज रिहर्सिंग। जब वो रिहर्स कर रही है मिरर के आगे रोज, सबकॉन्शियस ने माइंड को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया टुवर्ड्स दैट गोल। एंड अब आप उसको मैनिफेस्टेशन कह लीजिए, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग कह लीजिए, रिहर्सल्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मेंटल रिहर्सल्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बट इट वर्कड एंड इट वर्क्स। एंड डेफिनेटली वो आपका सबकॉन्शियस स्टेट को अफेक्ट करता है, चाहे आपका चाइल्डहुड जैसा भी हो, क्योंकि आपने उससे आगे भी तो बढ़ना है ना जी। हमने वहीं स्टक तो नहीं रहना। हम सबके साथ, किसी का परफेक्ट चाइल्डहुड नहीं होगा, सबके साथ, क्योंकि अब जो अवेयरनेस है पहले नहीं थी। बहुत से पेरेंट्स को ये भी नहीं पता था कि वो ट्रॉमा पास ऑन कर रहे हैं। जी। आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मैंने बहुत से लोगों को मिलके ये बात बताई, क्योंकि उनके मन में एक शेयर भी की उनके साथ मैंने भी ये बात, और उन्होंने मेरे साथ भी शेयर किया कि उनको अपने पेरेंट्स के साथ कहीं ना कहीं शिकायत थी, और बहुत शिकायत थी, और उस वजह से उनका सबकॉन्शियस लेवल पे भी और कॉन्शियस लेवल पे भी रिलेशनशिप वाज नॉट गुड। नाउ अगर हम उस चीज़ को वापस कोई थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से सुने, जैसे कि मैं एक थर्ड पर्सन हूँ, तो मैंने उनको बोला कि उस वक्त आपकी मदर या आपके फादर किस चीज़ से गुजर रहे थे, उस पर डिपेंड करता है उन्होंने आपके साथ कैसे बिहेव किया, क्योंकि तब पेरेंट्स में, उस टाइम के पेरेंट्स में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अब तो पेरेंट्स और बहुत ज़्यादा ही अवेयर हो गए हैं। आई मीन आई शुडंट बी सेइंग दिस, बट अब क्या है कि वो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आपने बोला कि आपके हिसाब से सबकॉन्शियस को रिवायर कर सकते हैं कि नहीं, रीसेट कर सकते हैं कि नहीं, हम कर सकते हैं, हम उस लेवल पे जा सकते हैं, हम ट्रॉमास को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। सो एक सिंपल लाइन मैंने किसी को बोली कि उस वक्त आपकी मदर या फादर वाज गोइंग थ्रू दिस, और कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर वेंट हो गया, तो उनको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि वो खुद भी सफ़र कर रहे थे उस तरफ। तो उनका एटीट्यूड चेंज हुआ, रिलेशनशिप्स भी चेंज हो गए। एक ये होता है। देन लैक ऑफ अवेयरनेस, तो पेरेंट्स को यही नहीं पता था कि डांट डपट के कुछ चीज़ डरा के धमका कर कराना ठीक नहीं है। We've all been through that. Yes. ठीक है। ब्राउन, जैसे कहते हैं कि ब्राउन किड्स, ब्राउन मदर्स का जो है एटीट्यूड, या ब्राउन पेरेंट्स, यू नो हाउ इट इज़, इट्स डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड। और उसी तरह वेस्टर्न वर्ल्ड की अपनी प्रॉब्लम्स थी पेरेंटिंग की। सो वो सब चीज़ें सबकॉन्शियस को डेफिनेटली अफेक्ट करती हैं, और आपको उनको एड्रेस करना पड़ता है, और उसके बाद डेफिनेटली वो रिवायर हो सकता है, जैसे आपने मैम। लेकिन अभी आपने, लेकिन एज नहीं है इसमें कोई, इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ एज तक ही होगा। वो किसी लाइफ भी लॉन्ग एज चलता में, है।
किसी भी एज में आप रिवायर कर सकते हो, ओके, प्रोवाइडेड आप तैयार हो उस चीज़ के लिए। वही विलिंगनेस विलिंगनेस और यस, परसेंटेज विल बी डिफरेंट, परसेंटेज डिपेंडिंग ऑन आप लाइफ के किस स्टेज पे हो उस पे डिपेंड करता है, और किसने कितना ट्रॉमा है या किसके माइंड में कितना ब्लॉकेज है, यस, वो सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें कोई वन साइज फिट्स ऑल नहीं है कि बस ये एज आ गई और अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या वो 100% रिवायर हो जाएगा? मतलब पूरा अगर उसको हम रीसेटलमेंट करें सबकॉन्शियस को? आई डोंट थिंक सो, बट सी जो डैमेज देयर आर, आई वुड से कुछ चीज़ें होती हैं जो आप कुछ नहीं कर सकते उन चीज़ों का, राइट? लेकिन काफ़ी हद तक यू कैन वर्क ऑन इट, यस, आई थिंक। एंड देन ऑफ कोर्स हर एक बंदे, आई वुड जस्ट से हर एक इंसान का डिफरेंट लेवल होता है, क्योंकि एक ही मेडिसिन है और एक ही प्रॉब्लम अगर दो लोगों को है, हर एक की बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करेगी, हर एक इंसान उसको डिफरेंटली लेगा और डिफरेंटली। एक ही टीचर 10 बच्चों को पढ़ा रही है लेकिन 10 बच्चे डिफरेंट परफॉर्म करेंगे, राइट? तो वो चीज़ है ये जी। मैम, अभी आपने जब बात करी तो आपने जिक्र किया था मेंटल रिहर्सल का, और आपने वो पॉजिटिवली बताया था, लेकिन क्या ये नेगेटिवली भी काम करता है? क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं तो मेंटल रिहर्सल कहीं ना कहीं वो भी पहले करके जाते हैं कि अगर जो सिचुएशन होने नहीं वाली या वो ओवर थिंक कर लेते हैं उस सिचुएशन को, तो वो बहुत ज़्यादा मेंटल रिहर्सल करते हैं। अगर इसने मुझे ये जवाब दिया तो मैं इसको ये बोलूँगा, या मैं ऐसे परफॉर्म किया तो फिर ये होगा, और वो पूरे मेंटली रिहर्स्ड होते हैं कि मुझे कैसी बात करनी है अगर कुछ सामने से ये एक्शंस आए। वो सारे सिनेरियोज बिल्ड करके जाते हैं दिमाग में, ठीक है। तो वो नेगेटिवली भी काम कर रहा है, उसको कैसे पॉजिटिवली चेंज किया जा सकता है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है और बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि जो आपने बोला मेंटल रिहर्सल से क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है कि जैसे आज मैंने किसी मीटिंग के लिए जाना है जी, एंड हमेशा मैं ये बात कहती हूँ कि अगर आपने किसी मीटिंग के लिए जाना है, सोशल भी हो अगर, प्रोफेशनल तो डेफिनेटली आप तैयारी करके जाओगे, अगर सोशल है तो उसमें भी तैयारी करना बहुत अच्छा होता है, इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि आपने क्या कपड़े पहनने हैं एक दिन पहले या 1 घंटा पहले। आप नोटिस करके देखना, सपोज आपने कहीं जाना है और आपने एक दिन पहले कपड़े अपने डिसाइड किए हुए हैं। चलिए आजकल के टाइम में एक दिन पहले करना थोड़ा डिफिकल्ट है, आई वुड से सुबह डिसाइड कर लिया कि मैंने ये पहनना है, ये क्लोथ्स पहनने हैं, ये कपड़े पहनने हैं, ये शूज़ पहनने हैं और ये सब मेरी लुक होगी, ये वाला बैग होगा और मैं ऐसे ऐसे जाऊंगी, मेरा ड्राइवर रेडी है या मेरी कार रेडी है या मैंने मेट्रो का सोच के सब कुछ माइंड में सोच के रखा हुआ है। जब आप पहुंचोगे उस जगह पे आप रिलैक्स्ड होगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी रिलैक्स्ड होगी, क्योंकि आपने मेंटल रिहर्सल अपना उस वक्त का करके रखा हुआ है कि बिकॉज उसका जो जर्नी, उसका जो प्रोसेस था वो भी स्मूथ था जी। अगर आपने कहीं जाना और आप लास्ट मिनट पे सोच रहे हो, फिर आप देख रहे हो ये तो मैच नहीं कर रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये वो नहीं हो रहा, जब आप उस इवेंट पे पहुंचोगे यू विल लुक लॉस्ट, chaotic कर लिया आपने पहले। बिल्कुल, आपका chaos आपके फेस पे दिखेगा, आप रिलैक्स नहीं होगे, तैयारी नहीं हुई होगी। सेम ही प्रोफेशनली भी अगर आपने तैयारी की होती है तो आप जैसे एंटर करोगे, जैसे लोगों से इंटरेक्ट करोगे, आपको वो पूरा इवेंट फ्रूटफुल लगेगा। आपको लगेगा हाँ जो मैं चाहती थी अचीव करना वो मुझे मिला। तो दैट्स द पॉजिटिव साइड ऑफ मेंटल रिहर्सल। एंड द नेगेटिव साइड इज व्हेन यू क्लोज योरसेल्फ ड्यूरिंग मेंटल रिहर्सल्स। मतलब ये कि हम अपने दिमाग को बंद कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरैक्शंस इन अ नेगेटिव वे। ओके, जैसे कि मुझे तो मिलना ही नहीं, मुझे तो जाना पड़ रहा है यहाँ पे। लाइक अगर कहीं आपने जाना है, अब जाना तो आपने है, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। जैसे पुराने लोग कहते थे ना, आई रियली फील कि पुराने लोगों के बारे में या जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे, बहुत बार लोग उसको सीरियसली नहीं लेते, लेकिन वो बातें फैक्ट्स ऑफ लाइफ थी। वो लोग कहते थे ना कि चाहे अच्छा लगे बुरा लगे, करना तो है तो खुशी से ही कर लो जी, निभाना तो है। हाँ, जब करना ही है हाँ जी, तो फिर कीप अ स्माइल ऑन योर फेस और कर लो, और वो अच्छे से हो भी जाता है। और अगर आप ये बोलो कि अब मुझे जाना पड़ रहा है यहाँ पे
अब मतलब बड़े बिल्कुल मैंने जाना तो है, बेदिले जाऊंगी, मगर मैं जाऊंगी ज़रूर, लेकिन मैं काम खत्म करने के लिए जाऊंगी। तो आपकी टोटल एनर्जी वैसी होगी। जब आप वहाँ पहुँचोगे आप लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे अच्छे से, योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर गोइंग टू बी बैड एंड पीपल आपके जो कनेक्शंस बनने चाहिए वो नहीं होंगे। तो मेंटल रिहर्सल्स में अगर हम पहले ही सोच लेते हैं, जैसे आपने बोला कि ये मिलेगा तो मैं आगे से उसको ये जवाब दूंगी, और उससे क्या होता है कि कुछ पॉजिटिव आउटकम निकल कर नहीं आता। तो आई थिंक द बेस्ट थिंग कि इसको अवॉइड कैसे किया जा सके, जो आपने मुझसे पूछा, उसमें ये होगा कि हाँ ये सच है कि हम हर जगह नहीं होना चाहते या हर सिचुएशन में नहीं होना चाहते। लेट्स टॉक अबाउट अ सिचुएशन जी। तो हम उसका एक न्यूट्रल साइड देखेंगे। पॉजिटिव ज़रूरी नहीं है हो, क्योंकि अगर सपोज आपको टॉक्सिक लोगों को मिलना है जी, अब जो बंदा टॉक्सिक नहीं है या जो इंसान टॉक्सिक नहीं है उसे बहुत प्रॉब्लम होगी उस फील्ड में एंटर करने में, उससे बहुत तकलीफ होगी कि अब मैं क्या करूं, मैं थोड़ा सा ऐसे रहूंगी, मैं लास्ट मोमेंट पे पहुंचूंगी और फिर एकदम से निकल जाऊंगी। तो आपको एक मिडिल वे ढूंढना पड़ेगा, एक मिडिल वे जिससे आपकी भी बात रह जाए और वो बात भी हो जाए। यस, ताकि आपको उस चीज से गो थ्रू भी ना करना पड़े बहुत हार्शली, क्योंकि है तो हम इंसान जी, हमें अपना भी ध्यान रखना जरूरी है। कई बार हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि आप पॉजिटिव रह पाएं जी, आपकी सिचुएशंस वैसी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, और इट्स ओके टू बी नॉट ओके। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, इट्स ओके टू बी नॉट ओके। थैंक यू फॉर सेइंग दिस। इट्स इम्पोर्टेंट, या इट्स ऑल राइट, बट अब उसको ग्रेसफुली हैंडल करना ही सारा खेल है जिसे कह सकते हैं। दैट्स द गेम। हाउ डू यू डू दैट? वो कैसे आप करो, आप उसमें ये देखो कि आप कितना कर सकते हो और कितना नहीं कर सकते हो, बाउंड्रीज। मैम तो कहीं ना कहीं फिर जैसे आपने एनर्जीज की बात की, क्योंकि जो आप सोच रहे हो वैसे आपने अपनी एनर्जीज डेवलप कर ली अपने अराउंड, तो पावर ऑफ थॉट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह आप सोच रहे हैं चीज़ों को, वैसे ही आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी, वैसे ही कम्युनिकेशन स्किल, एटिकेट्स आपके वैसे ही दिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं आपको बोल रही हूँ। और आपको एक और बात है कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस को अवॉइड करना है। ओके, सिचुएशंस भी एंड लोगों को एसोसिएट करना, मतलब ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है जी, आपको ज़्यादा इमोशनल नहीं होना। ओके, आपको ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, बिकॉज आप अपनी एनर्जी को बचाना है। सो जो हाई वैल्यू लोग होते हैं, अगर मैं बात करूं, वो उनको पता है कि कितनी एनर्जी कहाँ पे देनी है। वो सॉर्टेड होते हैं इस मामले में, और वो सॉर्टेड होने के लिए उन्होंने बहुत सारी सिचुएशन से गुजर के इस पे पहुंचते हैं। कोई भी सीख के नहीं आता जी, एक्सपीरियंसेस वो हो चुके होते हैं। जी जी बिल्कुल, एक्सपीरियंस से होते हैं। और हर जगह हम कोचेस भी थोड़े ना, अभी हम पहुंचे नहीं होते उनको सिखाने के लिए जी, लाइफ सिखाती है आपको। लेकिन अगर मुझे किसी की हेल्प करनी है, और अगर मुझे आपने पूछा कि मेंटल रिहर्सल्स को अवॉइड करना है, कैसे करें अवॉइड, तो आप बहुत स्ट्रांगली सोचना बंद करें इंसान के बारे में कि ये बहुत ही गंदा बंदा है, ये बहुत ही गंदा इंसान है, टॉक्सिक है, ये मतलब है, वो पर्सपेक्टिव ना बना ले, पहले ना बनाएं। आप बोले हाँ इस इंसान के साथ मेरी इतनी अच्छी ट्यूनिंग नहीं है, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द पर्सन, मतलब दूसरे इंसान को या दूसरे पर्सन को ब्लेम करने से अच्छा है आप रिलेशनशिप पे फोकस करें, इंसान के ऊपर नहीं। मतलब उसका कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर ध्यान ना दें, उसकी कैरेक्टराइजेशन पे ध्यान ना दें। आप ये देखें कि आपका उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, आपने कितना इन्वॉल्व होना है। तो आपका जो मेंटल रिहर्सल का कॉन्सेप्ट पूरा चेंज हो जाएगा। आप कूल माइंड से ये सोचे कि ये मेरा बॉस है। सपोज आपके बॉस के साथ नहीं बनती, लेकिन आपने जाना है काम पे, आप बॉस के लिए अपनी जॉब तो नहीं छोड़ेंगे, राइट? ठीक है, तो आपने उतना ही डिलीवर करना है जितना आपके लिए ज़रूरी है। ये सोच के जाना कि आज अगर मुझे बॉस मिल गया और आज अगर उसने मुझे ये बोला और मैंने आगे से ये ना बोला, तो देखना। तो आप अपने आप को ये मेंटली रिहर्स करके जाएं कि मुझे
बॉस के साथ कम से कम इंटरेक्शन रखना है, क्योंकि वी आर नॉट ऑन द सेम पेज। आप टॉक्सिक के साथ टॉक्सिक नहीं बन सकते। Right. और मेरी जो जॉब है वो बॉस के हाथ में भी है। आप क्या करें? या वो कोई टॉक्सिक कॉलीग है, या बहुत सारे लोग रिलेट करने वाले हैं चीज से। टॉक्सिक कॉलीग है आपका, ठीक है, चलिए बॉस तो एक अलग लेवल पे हो गया, आपके कॉलीग्स हैं जो आपके लेवल पे हैं, एंड आपको रोज उसी टॉक्सिक एटमॉस्फेयर को फेस भी करना है। आपको पता है पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपकी सक्सेस के लिए नहीं खुश वो, लेकिन आपके लिए ये जॉब इम्पोर्टेंट है। तो अपने आप को मेंटली आप रिहर्स उस तरीके से ना करके कि ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, ये नहीं, तो मैं इसको ऐसे जवाब देने वाली हूँ और उसको ऐसे, और इसके लिए मैं ये करूँ। यू डोंट हैव टू बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स देम, उनके हिसाब से नहीं सोचना, आपने अपने हिसाब से सोचना है कि मैंने नेविगेट कैसे करना है इस सिचुएशन में, मैंने कैसे चलना है। तो आप अपने आप को वैसे कंडक्ट करेंगे, कम से कम इंटरेक्शन करेंगे, बाउंड्री रखेंगे अपनी, और रिएक्शन से बचेंगे लोगों के। तो ये पूरा प्रोसेस ऐसे चलता है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल प्रूव होता है। सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज मेंटल रिहर्सल्स। या ओके, थैंक यू सो मच मैम इतनी हेल्दी कन्वर्सेशन के लिए। अब बस जाते जाते मैं आपसे एक एडवाइस लेना चाहूँगी फॉर आवर व्यूअर्स, फॉर आवर सब्सक्राइबर्स, कि क्या आप उन्हें एडवाइस देना चाहेंगे फॉर देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, एटिकेट्स एंड ऑल्सो फॉर सबकॉन्शियस माइंड। ओके, वाओ, ये पूरा एक पावर हाउस क्वेश्चन हो गया। यस। तो मैं आपको सिर्फ ये बोलूँगी कि एक सिंपल सी लाइन, जैसे आप ट्रीट होना चाहते हैं वैसे आप दूसरों को ट्रीट करें। ब्यूटीफुल, सिंपल। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि आप बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और सामने से वो ट्रीटमेंट नहीं आता, तो डोंट टेक इट पर्सनली, ट्राई एंड नॉट टेक इट पर्सनली। इट कुड बी अ पर्सनल अटैक, हो सकता है कि ये पर्सनल अटैक हो, कि मैं किसी से अच्छे से बात कर रही हूँ और वो इंसान जानबूझकर मुझसे फिर भी मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा जी, तो फिर आपको पता है कि ये पर्सनल अटैक है। लेकिन उन सिचुएशंस में भी आप इंगेज मत करो, कम से कम इंगेज करो, तो आपके एटिकेट भी पॉइंट में होगा, आपका बिहेवियर भी पॉइंट पे होगा, सबकॉन्शियस माइंड विल बी ऑल्सो एट ईज। बहुत ज़्यादा वर्कअप होना का कोई फ़ायदा नहीं है। जिसे अगर एक वर्ड में कहना हो, ठहराव। पेशेंस इज़ वेरी डिफिकल्ट। पेशेंस तो आई थिंक बहुत डिफिकल्ट है टू अटेन, भी बहुत डिफिकल्ट है। यस, और आज की दुनिया में अगर मैं प्रीच करूं कि आप पेशेंस रखो, नॉट फेयर। क्योंकि हर चीज़ के लिए वो ज़्यादा ट्रिगरिंग हो जाता है जब सामने से कोई बोल रहा होता है बी पेशेंट। एब्सोल्युटली, क्योंकि हर एक इंसान को पता है कहाँ पे वो पेशेंट हो सकता है, कहाँ पे नहीं हो सकता। सिर्फ इतना कहूँगी कि रिएक्शन की बजाय रिस्पॉन्स दीजिए, एकदम से रिएक्ट मत करिए किसी भी चीज़ के लिए। इट विल ब्रिंग पीस टू यू। अपने आप को पीसफुल मुकाम पे लाने की कोशिश कीजिए, उससे आपकी बॉडी लैंग्वेज भी पॉइंट पे हो जाएगी, आपकी एटिकेट और मैनरिज्म्स भी काफ़ी हद तक पॉइंट पर होंगे। डिस्टेंस मेंटेन करना बेटर है, क्योंकि आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। कुछ फैक्ट्स को आप समझ लीजिए तो आई थिंक लाइफ बहुत इजी हो जाती है, एज फार एज दिस बेसिक थिंग इज कंसर्न। और तीसरी चीज़ मैं कहूँगी काइंडनेस। आपको कोई भी इंसान 10 चीज़ें सिखा सकता है कि ये कर लो और ये मत करो, डूज एंड डोंट्स, ये सब एक लेवल पर हैं, जो कि जिसे कहते हैं कि अगर आपने पेपर देना है तो आप ये रट के चले जाओ और ये भी रट के चले जाओ, लेकिन इंसान की रियल जो पहचान है, दिस इज ऑल फेक। सिर्फ पॉइंट्स को लर्न करना, अगर मैं एज अ कोच आपको 10 पॉइंट्स दे दूँ, इनको भी 10 पॉइंट्स दे दूँ, मेरा काम ख़त्म। उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, और उससे सामने वाले को भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आपको भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। टू बिलीव इन दोज पॉइंट्स, उस चीज़ को जीना। नॉलेज तो सबके पास, मतलब नॉलेज अगर मुझे बॉडी लैंग्वेज की देनी है, एटिकेट की देनी है, काइंडनेस की देनी है, तो मैं दे सकती हूँ, और सामने वाला ले भी सकता है ऑन द
सरफेस लेवल पर, लेकिन इस चीज़ को डीपली गहराई से समझ के अपनी पर्सनालिटी में लाना, जो आप कर सकते हो जी। अगर आप छोटी छोटी चेंजेस ला सकते हो अपनी लाइफ में, सिर्फ ये कि लोगों से अच्छे से बात करना, सिर्फ एक चीज़ लोगों को सुनना। आज हम कहीं पे भी चले जाएं, हर कोई अपना बोलना चाहता है लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। तो वो चीज़ छोटी छोटी चीज़ों से शुरू कर सकते हैं हम, एंड आई थिंक उसी से ही बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस आ जाएंगे। बस एक चीज़ ये लास्ट में मैं बोलूँगी कि मैनर्स एंड एटिकेट इज़ नॉट अ फेक थिंग। बहुत लोग मुझे कहते हैं ये तो फेक है, ये हम ऐसे क्यों करें, जो हमारा दिल करेगा हम तो वैसे करेंगे। और मैं समझती हूँ लाइक जैसे मैंने पहले बोला कि आप वो बिहेवियर खुद लाइक नहीं करेंगे अगर कोई और आपके साथ करे तो ट्रीट द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड, ट्रीट पीपल द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड। आप लोगों को वैसे ट्रीट करें। और दूसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी, बहुत से लोग मुझे ये बोलते हैं कि देखो ये वर्ल्ड तो ऐसा है नहीं, सब लोग ऐसे कर रहे हैं तो हम क्यों ऐसे करें, यू नो जैसे सब कर रहे हैं हम भी वैसे ही करेंगे। और आई फील कि अगर हम ये सोचेंगे तो एक भी इंसान आई ऑलवेज फील कि आप शुरुआत कर दीजिए। जब मैंने अपना पेज भी शुरू किया था इंस्टाग्राम पे, तो एक भी इंसान मेरे साथ नहीं था और ना ही मैंने कभी सोचा था कि मुझे एक भी इंसान फॉलो करेगा। That's also a fact. मैंने बस स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मुझे लगा कि इसमें कोई खराबी नहीं है। लाइक मैंने पहले भी आपको शायद बताया कि जब मैंने एटिकेट का कोचिंग स्टार्ट किया तो सब लोगों ने बोला अरे ये क्या, मतलब हमारा तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो वेस्टर्न कल्चर है, हम तो ऐसे ही करेंगे, ये कौन होते हैं बना। धीरे धीरे जो लोग लाइक माइंडेड थे उन्होंने बोला ये तो अच्छी चीज़ है, ये तो सिर्फ एक रिस्पेक्ट सिखा रहे हैं, ये तो सिर्फ एक चीज़ को करने का अच्छा तरीका बता रहे हैं, इसमें हर्जी क्या है। और आज इतने सारे लोगों को मैं देखती हूँ एटिकेट कोचेस हो गए हैं इंडिया में और मुझे बहुत खुशी होती है। आई डोंट ट्रीट देम एज कॉम्पिटिशन, आई फील दे आर माई फेलो कम्युनिटी पीपल। वो मेरे साथ, मतलब मुझे लगता है कि मेरी टीम ही है एक तरह से, क्योंकि ये भी पॉजिटिव अप्रोच है। जी बिल्कुल, क्योंकि मेरा एक एम सिर्फ यही था कि हम एक पॉजिटिव बिहेवियर को इनकरेज करें। और एक भी इंसान अगर सोचे ऐसे, आई थिंक इट्स अ रिपल और अ डोमिनोज इफेक्ट जिसे कहते हैं। तो उसी तरह से अगर आपको लगता है आप में वो चीज़ है लेकिन लोग ऐसे नहीं हैं, आप लोगों को मत सोचो, लोगों के बारे में मत सोचो। आपको सही करना है, आप सही करो जो आपको सही लगता है। और धीरे धीरे आपको लगेगा, धीरे धीरे क्या आपको इंस्टेंटली लगेगा कि अरे ऐसे तो बहुत लोग हैं। एंड सच में इट इज़ ट्रू, बहुत से लोग हैं। और जब हम एक दो लोगों को देखते हैं कि वो चार्ज ले रहे हैं या सामने आए हैं तो उनके साथ सब आके खड़े हो जाते हैं। तो आई थिंक आप अपने हिसाब से अच्छा और एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करने की इंसान को कोशिश करनी चाहिए डेफिनेटली, जिसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज रिस्पेक्टफुल हो। रिस्पेक्ट से ही सब कुछ आगे बढ़ता है। रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑल ऑफ दैट इफ़ यू इनकलकेट इन योर लाइफ, अगर आप अपने लाइफ में लेकर आते हैं तो आपके लिए तो अच्छा है, आपके आसपास के लोगों के लिए भी अच्छा है। एंड लाइक दिस से कि आपने एक बहुत सुंदर वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, आप अपने आप वो क्रिएट होता चला जाता है। यस मैम, या थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और ये कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा हेल्दी था और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरत है लोगों को इन सब चीज़ों पे बात करने की और इन सब चीज़ों को सुनने की। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यू आर वेरी वेलकम एंड आई हैड अ लॉट ऑफ फन। मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। सेम हियर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। अगर आपका कोई सवाल है तो वो ज़रूर बताइएगा, कोई एक्सपीरियंस है या जिस चीज़ से आप अभी गो थ्रू कर रहे होंगे और वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड था तो प्लीज़ वो भी मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।